नमस्कार, स्वागत है आपका मनी लाइन पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉक ब्रोकर्स पर। उनके लिए खुशखबरी आ रही है और मैं स्टॉक ब्रोकर्स से मतलब आप समझ गए होंगे, आप उनके प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। बात कर रहा हूँ ज़ीरोधा, एंजल वन जैसे और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स की। उनके लिए खुशखबरी आ रही है। अब ये खुशखबरी कौन दे रहा है, क्या खुशखबरी है और उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल की शुरुआत करते हैं। भाई, खुशखबरी उनके लिए आ रही है पर हम भी खुश दिखाई दे रहे हैं, हमारे चेहरों पे आपको खुशी दिख रही होगी। तो खुशखबरी क्या है और किसने दी है इनके लिए खुशखबरी? सरकार की ओर से आई है और नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, ढील दी गई है, जिस वजह से इनके लिए राहत है। और राहत इनके लिए हो सकता है इनके बिजनेस के लिए भी ग्रोथ का एक सबब बनता हुआ दिखे। अब रूल्स चेंज किए गए हैं, नियमों में बदलाव किया गया है। ये कंपनियां अगर आप देखें जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स या फिर ब्रोकरेज कंपनियां सिक्योरिटीज़ कारोबार में ही हैं, तो इनके बिजनेस इस तरह से डिफाइंड है, जो SCRR सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स जो हैं उसके तहत इनका जो बिजनेस है वो डिफाइंड है कि ये सिक्योरिटीज़ कारोबार में है। नॉन सिक्योरिटीज़ में ये डील नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो नियमों में बदलाव किया गया है उससे ये नॉन सिक्योरिटीज़ यानी कि जो अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं, आप सिक्योरिटीज बिजनेस में हैं, दैट मीन्स वो आपका रिलेटेड बिजनेस हुआ, उससे अलग हुआ तो वो अनरिलेटेड बिजनेस हुआ। अभी तक इनको ये छूट नहीं थी या फिर इसकी इजाज़त नहीं थी। अब जो नियमों में बदलाव किया गया है उसके तहत अब ये सिक्योरिटीज से हटकर यानी कि नॉन सिक्योरिटीज और अनरिलेटेड बिजनेसेस यानी कि जो सिक्योरिटीज से नहीं जुड़े हुए हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें पैसा लगा सकते हैं, यानी कि ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA ने SCRR के रूल 8 में ये बदलाव किया है, जिसके तहत इनको ये जो मंजूरी है वो मिलती हुई दिखी है। तो अब ये सिक्योरिटी से हटकर जो बिजनेसेस हैं उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो सर, ये चलिए, खबर तो फायदे की है, लेकिन इनके लिए मायने क्या दिखाई दे रहे हैं ब्रोकर्स के लिए? देखिए, अभी तक क्या था, जैसे मैंने कहा, इनका बिजनेस जिस तरह से डिफाइंड है कि ये सिक्योरिटीज़ बिजनेस में है। जो रूल बताता है SCRR, जैसे मैंने आपको बताया, जो रेगुलेशंस हैं वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटीज़ बिजनेस में ही रह सकते हैं। तो भले ही मैं नहीं कहता सारे ब्रोकर्स, लेकिन कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कामकाज कर रहे हैं, उनके पास सरप्लस पैसा है, सरप्लस नेटवर्थ है, उनके पास सरप्लस रिजर्व्स हैं। वो पैसा सिक्योरिटीज़ के अलावा वो नहीं कहीं लगा सकते थे। इससे पहले की बात कर रहा हूँ, ये नियम जब से बदले नहीं थे जब तक। अब जब नियम बदल गए हैं तो जिनके पास सरप्लस पैसा है, सरप्लस रिजर्व्स हैं, जो सरप्लस नेटवर्थ है इनका, ये अब दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन सिक्योरिटीज़ बिजनेस में अपनी जो ग्रुप एंटिटीज़ हैं उनमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर अन्य कंपनी यानी कि कहीं और भी जाकर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये अपनी जो ग्रुप कंपनीज हैं जो कि सिक्योरिटीज़ बिजनेस में नहीं हैं उनमें पैसा लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ अन्य बिजनेसेस में भी पैसा लगा सकते हैं। कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम भी तय किए गए हैं जिसके तहत इनको ये जो मंजूरियां मिली हैं। लेकिन पहले ये मंजूरी नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और जो मेन ब्रोकिंग कंपनी है, अब उसके लिए बड़ी राहत ये है कि उनको डाइवर्सिफाई करना आसान हो जाएगा। नई सब्सिडरी कंपनीज का गठन नहीं करना होगा, यानी कि इनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ है, एक प्रबंधन से रिलेटेड जो कामकाज होता है उससे इनको ईज़ मिल जाएगी, इनको आसानी हो जाएगी। यानी कि अलग अलग कंपनीज नहीं बनानी पड़ेंगी। अगर इनको सिक्योरिटीज़ बिजनेस में रहना है और नॉन सिक्योरिटीज़ में भी रहना है तो एक सिक्योरिटीज़ को लेकर कंपनी हुई, फिर आप एक सब्सिडरी कंपनी बनाइए, उसमें जाकर आप अपने जो नॉन सिक्योरिटीज़ बिजनेस है उनको रखिए। ऐसा नहीं है, आप उसी मुख्य जो ब्रोकिंग कंपनी है, जो मेन ब्रोकिंग कंपनी है, उसी के तहत आप अपने जो बाकी बिजनेसेस हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अनरिलेटेड बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ है, जो नई सब्सिडरी कंपनी का गठन नहीं करना पड़ेगा, वो इनके लिए काफ़ी राहत की बात है। स्पेशली तब जब Q4 में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि इनके जो क्लाइंट बेस है उसमें हमने कमी देखी थी, जो मार्केट में प्रेशर आया था उस वजह से इनके क्लाइंट बेस में काफ़ी अपने प्रेशर बनता हुआ दिखा था। तो अब इनके लिए डाइवर्सिफिकेशन, एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम या फिर एक नया बिजनेस स्ट्रीम जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। वो इनके लिए एक बहुत ही राहत की बात है, जो रूल्स अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से चेंज किए गए हैं। जी, अच्छा। तो सर, अभी जैसा कि आप बात कर रहे थे Q4 में पीछे की हमने बात करी थी कि इनके ये घट रहे हैं, तो वो अगर आप एक बार बताना चाहें क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ग्रो जो कि सबसे बड़ा ब्रोकर है मार्केट शेयर के लिहाज से, ये हमारे पास दिसंबर 2024 और मार्च 2025 के आंकड़े हैं, यानी कि Q3 से लेकर Q4 तक इनका जो क्लाइंट बेस है उसमें किस तरह से बदलाव हुआ है। और जो आखिरी कॉलम आप देख पा रहे हैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे, ये नंबर हैं इन लैक्स, यानी कि 2.5 लाख के आसपास ग्रो के जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो यूज़र्स हैं या ग्राहक हैं वो कम होते हुए दिखे हैं। और इसी तरह से ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम, शेरखान,
5 पैसा, इन सब के जो यूज़र्स हैं उसमें हमने कमी बनती हुई दिखी है। तो Q4 इनके लिए ख़राब रहा था, इनके यूज़र्स कम हो रहे, यूज़र्स कम होने का मतलब रेवेन्यू कम होगा, बिजनेस कम होगा। तो उस सिनेरियो में अब जब इनके लिए राहत आती हुई दिखी है, तो अब ये अपने बिजनेस से हटकर कुछ और भी डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, अलग बिजनेसेस में निवेश कर पाएंगे। तो इनके लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम, एक नए बिजनेस के तौर पर जो एक ओपनिंग है वो इनके लिए खुलती हुई दिखेगी, स्पेशली तब जब हमने Q4 में इनके जो क्लाइंट बेस है उसके ऊपर एक नेगेटिव साइड पे इम्पैक्ट देखा। तो बिल्कुल सर, पर अभी जैसा कि आप इससे पहले बात कर रहे थे कि इस पूरे मुद्दे में ना कुछ शर्तें भी हैं, कुछ नियम लागू करे गए, तो वो क्या है? शर्तें यही हैं कि क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ बिजनेस में है, तो आपके मेरे जैसे या फिर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो इनके क्लाइंट हैं, तो हमारा आपका पैसा, हमारे आपके शेयर सिक्योरिटीज़ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खुद का पैसा, सरप्लस मनी जो होगी इनके पास, तो ब्रोकिंग कंपनी के पास जो खुद का पैसा है, जो सरप्लस नेटवर्थ है, खुद का सरप्लस मनी है, वो यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट का पैसा नहीं, क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ नहीं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है ब्रोकर्स के साथ, जिसको लेकर सेबी बहुत सख्त हो। आपके मेरे और छोटे निवेशकों के जो हित हैं, जो हमारे जो हित हैं, उनका खनन नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर इनके पास क्लाइंट्स के पैसे और सिक्योरिटीज़ को छोड़कर खुद की मनी है, खुद का पैसा है, रिजर्व्स हैं, सरप्लस है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस तरह ये जो नए बिजनेसेस में ये एंटर करेंगे या फिर जो अनरिलेटेड बिजनेस में ये एंटर करेंगे, इस प्रोसेस में ये अपने ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं ले सकते, यानी कि खुद के ऊपर देनदारी नहीं बढ़ा सकते। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना होगा। ये ना हो कि आपने एक तरफ आपके ब्रोकिंग बिजनेस चल रहा है, दूसरी तरफ जो बाकी बिजनेसेस हैं उससे आप इतना कमज़ोर हो जाएं कि ये वाला बिजनेस भी दिक्कत में आ जाए, जिससे निवेशकों के ऊपर, आपके जो यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं, ग्राहक हैं, उनके ऊपर दिक्कत ना आ जाए। तो आप अपना पैसा यूज़ कीजिए, अपने ऊपर देनदारी यानी कि कर्ज या फिर वैसी सिचुएशन में ना आ जाइए कि आपको लाइबिलिटी बढ़ जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात ये, जैसे मैंने कहा कि एक तो ग्रुप कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा अन्य बिजनेसेस में भी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके कुछ नियम कायदे कानून हैं, इन्हीं रेगुलेशंस के तहत उनका आपको पालन करना होगा। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, आप डाइवर्सिफाई करिए, यू आर ओपन टू इट, गो फॉर इट। ग्रेट, मतलब खबर अच्छी है इन लोगों के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, इन ब्रोकर्स के लिए, पर नियम शर्तों के साथ एप्लीकेबल है। जहाँ पब्लिक का पैसा आ जाएगा ना, वहाँ शर्तें तो हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं, हम सिक्योरिटीज़ बिजनेस तक ही लिमिटेड हैं, ठीक है। अब मैं इसको कारण भी बताऊंगा आपको कि क्यों किया गया है ये। लेकिन जब पैसा ग्राहकों का आपके पास है, जब आप पब्लिक मनी के साथ डील कर रहे हैं, तो नियम कायदे कानून शर्तें तो आपके ऊपर लागू होंगी, उसका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो फ्रीडम मिली है, बट दैट टू विद इन द लिमिट्स। विद इन द लिमिट्स, एग्जैक्टली। पर अब मुद्दा वही आता है जो भी आप कह रहे थे कि मैं कारण भी बताऊंगा, आखिर जरूरत क्या पड़ी, हो क्या गया ऐसा, हो क्या गया ऐसा जो ये सहूलियत के साथ कायदे दे दिए गए? देखिए, ये जो स्टेप लिया गया या फिर जो कदम उठाया गया ना DEA की ओर से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से, सितंबर 2024 में एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया गया था। तो उस पर लोगों से राय मशवरा, सारी जो टिप्पणियां हैं वो लेने के बाद, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय लेने के बाद ये जो स्टेप है उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंची है। तो आप मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 5 महीने, ये मान लीजिए ऑलमोस्ट 7-8 महीने का समय है बिताया है उन्होंने, डिस्कशंस किए हैं, इस पर गहन अध्ययन हुआ होगा, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करने के बाद ये फैसला लिया गया है। दूसरी बात, फाइनेंशियल सेक्टर में ये ऑपरेट करते हैं, एक तो इनका, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर का जो स्केल है ग्रोथ का, वो काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड किया है। और उसके साथ साथ आप देखिए इंटरकनेक्टेडनेस, फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी बिजनेसेस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ब्रोकर्स का जो बिज़नेस का नेचर है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इंटरकनेक्टेडनेस, बिजनेस इनका जो नेचर है वो जिस तरह से ग्रो किया है, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सेक्टर में अपने आप में एक स्केल ऑफ ग्रोथ हमने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऐसा लगा, क्योंकि ये लोग तो लगातार पिच करते ही रहते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशंस बन गई हैं, जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अब इनके लिए जो एवेन्यू है ये खोल दिया गया है। तो बिल्कुल, यानी नियम और शर्तों के साथ सहूलियत दी गई है इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, इन ब्रोकर्स के लिए। अब इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा उसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार।
लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए इस चीज़ पर पूरी अच्छा, जानकारी देने के इससे पहले कि ना, मैं सॉरी आपको बीच में जी, टोक जी, रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन अब लोग सोच रहे होंगे कि एक ब्रोकरेज कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। लिए। सही बात भी है। तो ये खबर हमने आपके लिए विस्तृत रूप से बता दी है। अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे किसी लाइव शो में ज़रूर। इसके ऊपर जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर हम बातचीत कर लेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी जिनके पास सरप्लस रिजर्व्स हैं, पैसा है, किनके पास बैंडविड्थ हैं, कौन पिच कर रहे थे। इस पर हमारे शोज़ में हम बातचीत करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किन स्टॉक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस नई जो राहत आई या फिर जो नया एवेन्यू इन बिजनेसेस के लिए, ब्रोकिंग कंपनीज के लिए खुला है, किस पे ज़्यादा इंपैक्ट होगा। जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें एंजल वन हमारे सामने है, हमारे पास 5 पैसा है, हमारे पास मोतीलाल ओसवाल भी है, ग्रोअर जीरोधा तो लिस्टेड है नहीं। तो लिस्टेड स्पेस में कहाँ आपको नज़र रखनी है, आनंद राठी भी हमारे पास ऑप्शन है। तो इन सब पर जो राय है वो किसी लाइव शो में आपके लिए रख देंगे। तो बिल्कुल बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और इंतज़ार करना है उस शो का जिसकी बात सर कर रहे हैं, और ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।